सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में हैं। मुझे यह कहने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं है दोस्तों कि आजाद भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई गृह मंत्री रहा होगा जिसका हकीकत से दूर दूर तक नाता नहीं। आज मैं कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने वाला हूं और देश के गृह मंत्री अमित शाह से कुछ सवाल करने वाला हूं। मेरी नजर गई है उनके एक भाषण पर जो उन्होंने जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान दिया, और उनका यह भाषण हकीकत से कितने कोसों दूर है और लोकतंत्र के अंदर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा सकता है, यह सोच के परे है दोस्तों। एक एक करके मैं उसकी बात करूंगा दोस्तों। सबसे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के अंदर आतंकवाद और परिवारवाद दोनों खत्म हो गया। 5 अगस्त वो तारीख है जब आज से 2 साल पहले कश्मीर के अंदर धारा 370 को हटा दिया गया था, और देश के गृह मंत्री अमित शाह यह दावा कर रहे हैं कि परिवारवाद और आतंकवाद खत्म हो गया। सबसे पहले तो मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह को यह याद दिलाना चाहूंगा कि यह देखिए तस्वीर आपकी, महबूबा मुफ्ती के साथ आपकी तस्वीर है। ये आपने 3 साल मिलकर एक तथाकथित डिनेस्ट के साथ, जिसका विश्वास परिवारवाद में है, महबूबा मुफ्ती के साथ 3 साल तक आपने परिवार सरकार चलाई है। यह ना भूलें कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे बतौर मंत्री, और आज आप बात कर रहे हैं कश्मीर के अंदर परिवारवाद को खत्म करने की। भूल गए 3 साल आप उनके साथ थे, और वो भी उस महबूबा मुफ्ती के साथ जिनके कई नेता सॉफ्ट सेपरेटिज्म यानी कि नर्म पृथकतावाद में विश्वास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्या, फिर मैं इसकी आगे चर्चा करता हूं। सुनिए मित्रों, 5 अगस्त 2019 का डेट तिथि मैं कोई शब्द छोड़ना नहीं चाहता। कश्मीर के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों से लिखा जाने वाला तिथि है। कश्मीर के अंदर एक नई शुरुआत हुई। दहशत, आतंकवाद, भय, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का अंत होकर शांति, विकास, समृद्धि और सहअस्तित्व के एक नए युग की शुरुआत। अब बात आतंकवाद की करते हैं। अमित जी, मुझे इस बात की हैरत होती है कि पिछले 2 हफ्तों में हमारे 1 दर्जन सैनिक मारे गए हैं। 1 दर्जन सैनिक। बड़ी तादाद में वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। माखनलाल बिंद्रू को मौत के घाट उतार दिया गया। दीपक चांद जो कि एक टीचर थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सुपिंदर कौर टीचर थी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ढेरों ऐसी मिसालें हैं। यह तस्वीर देखिए अमित जी, मजदूर पलायन कर रहा है। यह तस्वीर पिछले 35 सालों में हमने नहीं देखी। और दिलचस्प इत्तेफाक यह है अमित जी कि जब 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, तब वीपी सिंह की सरकार थी और उस सरकार के साथ आप थे। राज्यपाल जगमोहन थे जो कि बीजेपी के नेता थे। उस वक्त कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और आज फिर कश्मीरी पंडितों और सिखों का पलायन हो रहा है। यह कैसा इत्तेफाक है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। बताइए बताइए, क्या वजह है कि जब भी बीजेपी सरकार में होती है, इस सरकार का हिस्सा होता है, कश्मीरियों को पलायन करना पड़ता है? और वो बात छोड़िए, सुनिए ये मजदूर क्या कह रहा है, और ये मजदूर कहीं ना कहीं पोल खोल रहा है गृह मंत्री अमित शाह के इस दावे की। सुनिए। अभी जो हम बिहार जा रहे हैं, कोई मजबूरी नहीं है, मगर हम तो डर के मारे जा रहा हूँ ना। कभी ये कहानी होता है, कभी वो कहानी होता है। मतलब 35 साल के दरमियान में कभी नहीं हुआ था ऐसा कहानी जो अभी हो रहा है इस दरमियान में। क्या करेंगे? इंसान को तो जान से प्यारा तो नहीं है ना पैसे। और क्या आप भूल गए सत्यपाल मलिक जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं, इस वक्त मेघालय के राज्यपाल हैं, भाजपा के नेता भी हैं, उन्होंने क्या कहा था कि जब तक मैं राज्यपाल था कोई आतंकवादी 50-100 किलोमीटर श्रीनगर के आसपास नहीं फटक सकता था। अब जो हो रहा है वो खुद इस बात को लेकर हतप्रभ हैं
क्या कहा सतपाल मलिक ने, वो भी आपके इस दावे की पोल खोल रहे हैं, सुनिए। जब था तो तब कुछ नहीं हो रहा था, ना पत्थरबाजी हो रही थी, ना नई भर्ती हो रही थी, ना कोई मर रहा था। टेररिस्ट श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। अब तो वो मार रहे हैं शहर में खुलेआम। इसके बाद अमित शाह ये कहते हैं कि कर्फ्यू लगाने से और इंटरनेट हटाने से लोगों की जान बची। दोस्तों, यह इस देश का विचित्र काल है जब देश का गृह मंत्री खुलेआम एक मंच पर यह कह रहे हों कि इंटरनेट हटाने से और कर्फ्यू लगाने से लोगों की जान बची। यह एक लोकतंत्र के लिए बहुत चिंतित करने वाला संदेश है। सुनिए पहले गृह मंत्री ने कहा क्या, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। जिस प्रकार से भावनाएं भड़काने का एक कार्यक्रम बना था, षड्यंत्र था, कुछ विदेशी ताकतें भी वो षड्यंत्र में जुड़ी थी। अगर हम कर्फ्यू न करते तो न जाने कितने बूढ़े बाप अपने युवा बेटों का जनाजा कंधे पर लेकर जनाजे निकालते होते। कौन बचा है कर्फ्यू डालने से? कोई मुझे बताएगा कौन बचा है? कश्मीर का युवा बचा है। इंटरनेट बंद किया, कश्मीर का युवा बचा है। आज परिस्थिति सामान्य है, सब खोल दिया, सब रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, टूरिज्म आ रहा है। तो अमित जी, बात साफ है कि लोकतंत्र के अंदर इंटरनेट भी चलेगा और कर्फ्यू की कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में। और अगर आप कर्फ्यू लगा रहे हैं तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, सत्तारूढ़ पार्टी की है कि आपने ऐसे क्या हालात पैदा किए जिसके चलते आपको कर्फ्यू लगाना पड़ा। और बात यहां नहीं रुकती है। देश के गृह मंत्री यह भी कहते हैं कि आप कश्मीर की तुलना पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर से करें। वहां देखो, वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, वो अपनी सरकार नहीं चुन पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहां मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ना वो सलीके से अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं, वहां लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है, वहां विकास भी नहीं है। मगर मैं कुछ और कह रहा हूं यहां पे। दोस्तों, 2014 से पहले हम अपनी तुलना किससे करते थे? हम अमेरिका जैसे बनना, चीन से हमारी प्रतिस्पर्धा। अब क्या होता है? सवाल करो तो पाकिस्तान चले जाओ, देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश चले जाओ। अब हमारी तुलना किससे है? अब हमारी तुलना पाकिस्तान से। यानी कि एक जमाने में जब हम उनसे तुलना ही नहीं करते थे, अब जम्मू कश्मीर की जनता अपनी तुलना पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर से करे। क्या कहा अमित शाह ने, सुनिए। पाकिस्तान की बात करने वालों को मैं कई जवाब दे सकता हूं, मगर मैं वो जवाब देने यहां नहीं आया। मैं तो मेरे युवा भाई बहनों के साथ बात करने आया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पास में ही पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है। हमें तो अभी जम्मू कश्मीर में जो विकास है इससे संतोष नहीं है, परंतु अभी भी यहां का जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर का एक बार तुलना कर देना। क्या मिला? गरीबी के अलावे क्या मिला? अंधेरे के अलावे क्या मिला? धुएं के अलावे क्या मिला? आज भी घर में लकड़ियां और टहनियां जलाकर खाना पकाया जा रहा है और यहां विकास के एक नए दौर की शुरुआत है। मेरा यह कहना अमित जी कि हम अपनी सोच को बढ़ाएं, कश्मीर की जनता को पंख दीजिए ताकि वो बड़ा से बड़ा सोच सकें। उनके लिए जिंदगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक सीमित मत रखिए, वहां उससे उसकी तुलना मत कीजिए। और अगर आज की तारीख में हमारे कश्मीर यानी कि भारतीय कश्मीर की हालत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात से बेहतर है तो उसका श्रेय पिछले 70 सालों में जो सरकारें आ रही हैं उसको जाता है अमित जी। अमित जी, मैं आपको बताता हूं, एक लोकतंत्र में गृह मंत्री को शोभा इसलिए नहीं देता क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि इन तमाम चीजों के रहते हुए आप अपना काम करें। आपको यह सवाल खुद से पूछना होगा कि आखिर कर्फ्यू लगाने की वजह क्यों लगी, इंटरनेट क्यों हटाना पड़ा, हमें ऐसे हालात आपने पैदा क्यों किए। तमाम लोग जानते हैं कि मैं धारा 370 हटाए जाने का समर्थन करता हूं, मैं अभिसार शर्मा, और यह लंबे तौर से मेरा विश्वास है। मगर मेरा यह भी कहना है कि जब तक आप जम्मू कश्मीर के लोगों से बात नहीं करेंगे, ऐसा कदम बेमानी है। पहले आप उनसे बात कीजिए, फिर यह कदम उठाइए। फिर ना आपको इंटरनेट हटाने की जरूरत पड़ती और ना कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ती। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए, लखनऊ में चुनाव जीतने के लिए, हिंदी भाषी राज्यों में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए आपने धारा 370 को हटा दिया और फिर आप कह रहे हो कि साहब इससे फायदा वहां के युवाओं को हुआ है, जम्मू कश्मीर के युवाओं को हुआ है। ये तो बहुत अटपटी सी बात हुई। बिल्कुल
आप किस देश में हैं और किस काल में जी रहे हैं, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं अमित जी। बात यहां नहीं रुकती, आगे उन्होंने क्या कहा। पंचायत चुनाव हुए और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सौगात थी राज्य की जनता को। यानी कि इतने सालों से जो चुनाव हो रहे थे इसके कोई मायने नहीं है, इनकी क्या उपलब्धि है, पंचायत चुनाव। और इस पंचायत चुनाव के जरिए इन्हें लगता है कि आम कश्मीरी अब देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बन सकता है। यह तर्क बहुत ही अजीबोगरीब है अमित जी का। पहले उनका बयान सुनिए, फिर मैं उसके आगे चर्चा करता हूं। 5 अगस्त 2019 के पहले कश्मीर का युवा इस देश का वित्त मंत्री या गृह मंत्री या देश का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने का सोच सकता था? 70 साल की जमहूरियत में क्या दिया? 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। मैं नाम लेना नहीं चाहता परिवार का, सब जानते हैं। मोदी जी ने 30,000 चुने हुए प्रतिनिधि देने का काम इतने कम समय के अंदर दिया है। और मैं मानता हूं कि लगभग पंचायत चुनाव में 4,291 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ। ब्लॉक विकास परिषद के अंदर 285 तहसील पंचायतों का और जिला परिषद की 280 सीटों का चुनाव हुआ और बढ़ चढ़कर 98% तक लोगों ने वोट डाले हैं। और लगभग 30,000 प्रतिनिधि आज अपने अधिकार का उपयोग करें, अधिकार को प्राप्त किए हैं और जम्मू कश्मीर की सेवा करें। पंचायत चुनाव की आप बात कर रहे हैं जो अभी हाल में हुआ था। 2018 और 19 में भी अमित जी पंचायत चुनाव हुआ था। और क्या आप जानते हैं अब तक उन पंचायत चुनावों में कई पद खाली पड़े हुए हैं। तो नई बात थोड़ा ना पंचायत चुनाव होना। और जहां तक चुनावों की बात है, आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी बार बार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की बेइज्जती, उनकी तौहीन करती है। क्योंकि 2001 और 2002 में आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में पूरी चुनावी प्रक्रिया हुई थी। उस वक्त आतंकवाद भी जोरों पर था। उस वक्त अटल जी राज्य के अंदर हीलिंग टच लेकर आए थे, यानी कि कश्मीर की जनता को मरहम लगाना। यह वो दौर था दोस्तों, वो करीब 2-3 साल था और उसी दौरान चुनाव हुए थे। मैं खुद बतौर पत्रकार उस वक्त बीबीसी लंदन में था। मैं लंदन से आया था और इंडिया में आकर मैंने उन चुनावों की कवरेज की थी और मैं जानता हूं वो खूबसूरत प्रक्रिया थी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे, पूरी तरह से पारदर्शी इलेक्शंस थे। यह खूबसूरती थी उस वक्त की सरकार की। उस वक्त स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, उनकी पुलिस ने किसी पर दबाव नहीं बनाया कि आप किसके पक्ष में वोट दें। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें हारना पड़ा। गांदरबल से वो चुनाव हार गए थे। किसी ने सोचा नहीं था कि गांदरबल से उमर अब्दुल्ला भी चुनाव हार सकते थे। यह खूबसूरती थी उस चुनाव की। और आज आपने उस चुनाव की तौहीन करके अब आप किसकी बात कर रहे हैं? अब आप पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं। वो पंचायत चुनाव जिसके अंदर, जिसकी पूरी प्रक्रिया को लेकर ढेरों सवाल थे। कमाल की बात है दोस्तों। मुझे ताज्जुब इस बात पे हो रहा है कि देश के गृहमंत्री परिवारवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं। अमित जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब आपने 5 अगस्त को धारा 370 हटाया था, उसके पहले कश्मीर के अंदर राजनेताओं की 2 फहरिस्त थी, 2 कैटेगरीज थी। एक तरफ पृथकतावादी राजनेता जिनका भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई विश्वास नहीं था, और दूसरी तरफ चुनकर आए मुख्यमंत्री जिनमें उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सैफुद्दीन सोज, इस तरह के तमाम राजनेता थे। आपने धारा 370 हटाने के बाद सबको नजरबंद कर दिया, सबको उनके घरों में बंद कर दिया। यानी कि इस सरकार के लिए जो लोग प्रो इंडिया वॉइसेस थे, भारत के समर्थन में जो लोग बात करते थे, उनमें और पृथकतावादी नेताओं में कोई फर्क नहीं रहा। यह आपकी उपलब्धि है अमित जी, यह आपकी सरकार की उपलब्धि है। फिर आपका पालतू न्यूज चैनल्स उन राजनेताओं को गुपकर गैंग, गुपकर अलायंस बोलता रहा और बाद में
जब आपने इन्हीं गुपकर गैंग के लोगों को दिल्ली बुलाकर उनसे बातचीत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम नेताओं को बुलाकर उनसे बातचीत की थी। मैं आपसे समझना चाहता हूं अमित जी कि आपकी सरकार में इतना कंफ्यूजन क्यों है, इतना असमंजस क्यों है? एक तरफ आप गाली देते हो, उनको घर में बंद कर देते हो, फिर आप उसी को, उन्हीं गुपकर गैंग को बुलाते हो और उनसे बातचीत भी करते हो, उन्हें देशद्रोही बनाते हो, फिर उनकी बातचीत भी करते हो। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, इसके रुख में असमंजस क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब आपका पूरा मकसद चुनावों में जीतना रह जाए, तब आपके दिमाग में राष्ट्रवाद या देशभक्ति या देश का भला नहीं होता है। फिर आपका एक ही मकसद होता है कि मैं किसी तरह से चुनाव जीतूं। अब आगे आप ये भी कहते हैं कि साहब युवाओं के हाथ मजबूत हुए, आप तमाम योजनाओं को भी गिना रहे हैं। अरे वो योजनाएं हैं कहां है स्टार्टअप इंडिया? और युवाओं के हाथ मजबूत हुए, मैं उसकी बात करूंगा। पहले आप सुनिए अमित शाह ने कहा क्या। हर युवा के लिए इस देश में अपार संभावनाएं पड़ी हैं। स्टार्टअप से लेकर ढेर सारे प्रोग्राम मोदी जी ने चालू करे और मोदी जी ने कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करे हैं जिससे हमारे छोटे से छोटे गांव का, जम्मू कश्मीर के मेरे गांव का युवा गांव में रहकर दुनिया के प्लेटफॉर्म पर सीना तान कर खड़ा हो जाए। ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म थे। माननीय अमित शाह, आपको याद होगा कि जब आपने धारा 370 हटाया था, उसके तुरंत बाद आपका जो पूरा प्रचार तंत्र, आपके खुद के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, आपके कई बीजेपी नेता ये कह रहे थे कि साहब अब तो कश्मीर में तुम्हारी ससुराल होगी, कश्मीरी लड़कियों से तुम जाके शादी करोगे, कश्मीर के अंदर तुम घर बनाओगे। जब आप कहते हैं युवाओं के हाथ मजबूत हुए, जब आप युवाओं की बात करते हैं, तो आप वहां के युवाओं की इस तरह से बेइज्जती करेंगे, आप इस तरह से कहेंगे कि वहां पर तुम्हारी ससुराल होगी। कश्मीर की लड़की तभी तो शादी करेगी ना उन नालायक लड़कों से, खासकर आपके बीजेपी आईटी सेल के नालायक गुर्गों से, अगर उनमें यहां पर अकल हो, एक खुली सोच हो। उस लड़की को उनसे विवाह करने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब इस तरह की सोच होगी, जब इस तरह से बेइज्जत किया जाएगा। और यह ना भूलें, जब पुलवामा हमला हुआ था, उसके तुरंत बाद लखनऊ के अंदर दौड़ा दौड़ा के पीटा था आपने, आपके तमाम पार्टी से जुड़े वो तमाम लोगों ने, जो लोग मेहनत मजदूरी से अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे लखनऊ में। यूनिवर्सिटीज में घुस घुसकर कश्मीरी युवाओं को पीटा गया था। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस सरकार के अंतर्गत युवाओं के हाथ मजबूत हैं? वे तमाम चीजें हजम नहीं होती अमित जी। इसलिए आज जब वो भाषण आप दे रहे थे, तो मुझे उसमें संजीदगी की कमी दिखाई दे रही थी। कहीं ना कहीं मुझे भ्रामक लग रहा था वो, कि आप भ्रम पैदा कर रहे हैं। झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि आप देश के गृह मंत्री हैं, मैं आपके पद की बहुत इज्जत करता हूं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने झूठ बोला, नहीं, मगर आप गलत बयानी जरूर कर रहे थे। और जब तक ये गलत बयानी की जाएगी, तब तक हम कश्मीर के समाधान की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको किताब के पन्ने पलटने होंगे, 2001-2002 के दौर में फिर जाना होगा, जब आपको देखना होगा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर समाधान के लिए किस तरह के प्रयास किए थे, और उन्हीं प्रयासों को आगे जाके मनमोहन सिंह ने आगे बढ़ाए थे। ये बात अलग है कि बाद में कांग्रेस ने ही उसकी ऐसी तैसी कर दी थी, और फिर जब आपकी सरकार आई, तब तो माशाअल्लाह, क्या कहा जाए। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।